माय गॉड अविनाश, ये कैसी जगह ले आए हो तुम मुझे? तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे गांव देहात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं शहर में पली बढ़ी लड़की। अविनाश, मैं बोलती हूँ तुम अभी के अभी वापस चलो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ एक हफ्ते तो क्या 1 घंटे भी चैन की सांस ना ले पाऊंगी। प्लीज अविनाश, तुम वापस चलो। अरे मीनाक्षी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? माँ पापा भैया भाभी सभी लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंदर, और तुम बोल रही हो कि बाहर से ही वापस चलो। उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी? पहली बार आई हो ना मीनाक्षी, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। 1-2 दिन रुकोगी तो तुम्हें खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। चलो अंदर। ओ अविनाश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं यहाँ 1-2 दिन तो क्या, मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रह पा रही हूँ। तुम 1-2 दिन की बात कर रहे हो? मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। आई एम सॉरी। शिल्पा प्लीज ऐसा मत करो। मेरे भैया भाभी, मेरे माँ पापा तुम्हारे लिए बहुत तैयारियां कर रहे हैं। तुम आ रही हो तो उन्हें बहुत खुशी है। प्लीज मीनाक्षी ऐसा मत करो, अंदर चलो प्लीज। ठीक है अविनाश, तुम इतना बोल रहे हो तो 1 रात रुकने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन कल सुबह होते ही हम वापस शहर चले जाएंगे। मैं यहाँ उसके बाद रुकने वाली नहीं हूँ। रात कैसे कैसे काटूंगी तो मैं ही जानती हूँ। ठीक है, कल की कल से देखेंगे, अभी तो अंदर चलो तुम। कल की कल से नहीं अविनाश, तुम मुझसे जब तक वादा नहीं करोगे कि कल हम लोग वापस शहर जाएंगे तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वरना मैं अभी गाड़ी लेकर चली जाऊंगी शहर वापस। तुम्हें अपने माँ पापा भैया भाभी के साथ रहना है तो बेशक रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है बाबा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो कल चलेंगे हम वापस। मीनाक्षी बेटा अंदर चलो, स्वागत है तुम्हारा। चाचू चाची, चाचू आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आए हैं? अपनी सुंदर सुंदर डॉल के लिए एक सुंदर सी डॉल लेकर आया हूँ मैं। चलो बेटा अंदर चलो। चाचू चाचू आपको पता है हमारे खेत में बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। मैंने और दादू ने बहुत सारे मटर खाए। ओहो, और क्या क्या खाया मेरी डॉल ने? बता बेटा। चाचू चाचू मैंने ना तुअल के बीजे भी खाए और बेर भी लगी है, लेकिन अभी ना बेर कच्ची है। गांव में आकर तो अविनाश एकदम ही बदल गया। अरे अपनी भतीजी के साथ ऐसा निकला है जैसे इसके पीछे कोई खड़ा ही ना हो। इसने एक बार पलट कर तक नहीं देखा कि मैं अंदर आ रही हूँ या नहीं। ऐसे फटीचर से घर में कौन रहेगा भला? ओ माय गॉड, एक तो यहाँ मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से ये अविनाश, ये मेरे साथ इतना दूजा व्यवहार कर रहा है। यहाँ आकर घर में तो मेरे आगे पीछे घूमता है, और अपने माँ बाप के पास आकर, अपने भैया भाभी के पास आकर मुझे तो भूल ही गया। अपनी भतीजी का हाथ पकड़कर चलते बना। तुमने अंदर आते हुए एक बार देखा भी नहीं पलटकर कि मैं आ रही हूँ या नहीं। अरे अपने माँ बाप के घर में आते ही अपनी पत्नी को भूल गए तुम। देखो मीनाक्षी, थोड़ा अपनी जुबान में कंट्रोल रखो और थोड़ा धीरे बोलो। यदि घर में से किसी ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में? उन्हें तो लगेगा कि तुम हमेशा ही मुझसे ऐसे बात करती हो। तुम्हारी ऐसी बातें सुन लिए तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज शांति बना कर रखो। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे परिवार से, कोई भी सुने, मुझे उससे क्या लेना देना है। अरे मीनाक्षी यहाँ आई हो तो अब हम लोगों से भी जरा बोल चाल लो। देवर जी के साथ तो तुम रोज ही रहती हो। हाँ बताइए क्या बोलना है, बोलिए क्या बात है। मीनाक्षी लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई, मुझे माफ कर देना यदि तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों मीनाक्षी से माफी मांग रहे हो? मीनाक्षी आपसे छोटी है, प्लीज भाभी ऐसी बात मत करिए। भाभी वो क्या है ना, मीनाक्षी गांव में पहली बार आई है, इसलिए उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, बस इसलिए थोड़ी अपसेट है। प्लीज आप मीनाक्षी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है देवर जी खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ भाभी, मैं और मीनाक्षी आ रही हैं, बस आप चलिए जब तक। मीनाक्षी ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? भाभी तो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही थी ना, ये तुम्हें क्या हो गया है अचानक घर आते ही? यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छे से पेश आऊं तो तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। मुझे घुटन हो रही है, घुटन इस घर में। अरे सांस लेते नहीं बन रही है मुझे इस घर में। नहीं रहना है तुम्हारे इस फटीचर से घर में मुझे। यदि मुझे पता होता ना कि शादी के बाद तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अरे क्या हुआ, आप दोनों इतनी जोर जोर से शोर क्यों कर रही हैं? किस बात को लेकर बहस चल रही है आप लोगों की? बाहर तक आवाज जा रही है, मम्मी पापा जी बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जाकर देखो। जेठानी जी लगता है आपके माँ बाप ने आपको इतने भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि किसी के कमरे में इस तरह बेधड़क नहीं जाया करते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, ये बताओ मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह से बात करने की? अरे वो तुमसे बड़ी हैं, जरा बोलने की तमीज सीख लो। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? अच्छा तो इस जाहिल गवार औरत के लिए तुम मुझे मार रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो? अरे भूलो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी। आज अपनी भाभी के खातिर मेरे ऊपर हाथ उठाया है तुमने, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अविनाश बेटा ये सब क्या चल रहा है, क्यों बहू पर तुम हाथ उठा रहे हो? आई एम सॉरी माँ, इस नक्चढ़ी लड़की से शादी करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हूँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों इससे शादी कर ली। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी पत्नी है मीनाक्षी, उसके बारे में इस तरह से बात मत करो। आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? तुम लोग इतने ज्यादा क्यों लड़ झगड़ रहे हो बेटा? बात दरअसल ऐसी है माँ कि गांव की जमीन में पैर रखते ही आपकी बहू का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। बोलने लगी कि ये कहाँ ले आए हो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, मुझे मुझे यहाँ से लेकर चलो। अंदर आने के लिए आपकी बहू ने साफ साफ इनकार कर दिया था। किसी तरह मैं इसे अंदर लेकर आया। अब जैसे तैसे अंदर आई, मैं छुटकी के साथ बात करते करते अंदर आ गया। उस बात को लेकर मुझे 17 से 60 बात सुनाने लगी। तभी भाभी का आना हो गया और भाभी ने पूछ लिया कि क्या बात है, तो भाभी को ही भला बुरा सुनाने लगी। बोलने लगी कि आपके माँ बाप ने आपको यही संस्कार दिए हैं कि किसी के कमरे में भी बिना नॉक किए आ जाओ। और बात दरअसल ऐसी है माँ, ये बिल्कुल भी इस घर में रहना नहीं चाह रही है, ये वापस शहर जाना चाहती है। मीनाक्षी बेटा, ये भी तुम्हारा घर है और वो भी तुम्हारा घर है। शहर में रहती हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों से कोई रिश्ता ना रखोगी। तुम्हारे परिवार वालों से और तुमसे हमने ये बात पहले ही बता दी थी कि हमारा बेटा बाहर रहकर नौकरी जरूर कर रहा है, लेकिन हर कार्यक्रम में, हर तीज त्योहार में वो गांव में आएगा और साथ में तुम्हें भी आना पड़ेगा। तब तो तुमने हाँ बोल दिया था, अब क्या हुआ? मती मारी गई थी मम्मी की, मेरी मती मारी गई थी, मती भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए तो शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे नहीं पता था ना कि ऐसा घर है और ऐसा गांव है। अरे आजकल गांव में भी पक्के मकान हो गए हैं, सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, और आप लोग इस कबीली वाले मकान में रह रहे हैं जिसकी न छत का पता है ढंग से, न ही नीचे फर्श का पता है। सारे सुख सुविधाओं के बीच में जीने वाली लड़की हूँ मैं ऐसे अभाव में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। आखिर रखा ही क्या है इस गाँव में और इस घर में जिसकी आपका बेटा हमेशा इतनी तारीफ करता है? ना जाने किस जमाने में जी रहे हैं आप। अरे गांव की गलियों को देखो जरा, मिट्टी धूल के अलावा कुछ नहीं दिखता है उनमें। बस करो बेटा, मैं समझ गई, तुम गांव में रहना नहीं चाहती हो। ठीक है, तुम नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं बेटा, तुम कल सुबह होते ही जा सकती हो। लेकिन बेटा किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो। अरे क्या सम्मान करूं, जब बड़ों को ही अदब लिहाज नहीं है तो छोटे ही क्या कर सकते हैं आप? आपकी ये जो बड़ी बहू है ना गवार, ये बिना दरवाजा खटखटाए सीधे सरदम सरदम चली आती है हमारे रूम में। मीनाक्षी, गीता इस घर की बड़ी बहू है और ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें बोलने का जरा भी तरीका नहीं है क्या? देख लो अविनाश अपने बड़े भाई को, कितना पक्ष ले रहे हैं अपनी पत्नी की, जबकि वो गलत है। उसके बाद भी बड़े भैया अपनी पत्नी का कितना पक्ष ले रहे हैं, और एक तुम हो जो जरा सी बात के लिए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तुमसे अब मुझे कोई बहसबाजी नहीं करनी है, तुमने अपनी औकात दिखा दी है। जो औरत मेरे परिवार वालों की इज्जत नहीं कर सकती, घर में बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरे लायक नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। जाओ, गाड़ी की चाबी लो और वापस चली जाओ। और हाँ, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मायके जा सकती हो जहाँ तुम्हें पूरे ऐसो आराम मिलेंगे। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे पास में तलाक के कागजात भी पहुंच जाएंगे। अविनाश तुम पागल तो नहीं हो गए हो? छोटी सी बात के लिए तलाक की बात कर रहे हो? अरे ऐसी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। चलो बहू का तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, पढ़े लिखे हो, और इस तरह की बात कर रहे हो? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता महीने 2 महीने या 6 महीने का नहीं होता है, जीवन भर का साथ होता है। तो ये कैसी बातें कर रहा है? ऐसे तो कई उतार चढ़ाव आएंगे, तो ऐसे निर्णय लेना ठीक नहीं है। देखो, बहू यदि नहीं चाहती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी तो बेशक उसे यहाँ से ले जा सकती हो तुम। हम नहीं चाहते कि हम तुम लोगों के रिश्ते के बीच में किसी प्रकार की दरार बने। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे बेटा कि हम लोगों के कारण या हमारे बड़े बहू बेटे के कारण तुम लोगों का रिश्ता खराब हो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ पापा, लेकिन इसे जरा भी बोलने का तमीज़ नहीं है। ये बड़ी छोटों का लिहाज नहीं करती है। जब इसे मैंने कल बोल दिया था वापस घर जाने के लिए, तो फिर इसे इतना चिड़चिड़ होने की क्या जरूरत थी? मम्मी और भाभी पर कितनी बेकार तरीके से गुस्सा कर रही थी, ये शोभा नहीं देता है। मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी इंसान मेरी भाभी, मेरी मम्मी या आप लोगों से बदतमीजी से बात करे। हाँ हाँ, भले बीवी से भले ही कोई कैसे ही बात कर ले, बीवी को कोई लात घूसा भी मार दे तो भी तुम बर्दाश्त कर लोगे? ये सब बकवास की बातें ना अपने पास रखो तुम। किसी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला है। तुम्हें तो यहाँ रहने से दिक्कत है, तुम्हारी इस घर में रहने से दम घुट रहा है। अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन तुम्हें इस घर में सांस लेने में परेशानी हो रही है ना? जिसको जहाँ खुशी मिल रही है वहाँ रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बस सुखी रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो। आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन मैं इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। तुझे अपने माँ और पापा दोनों की कसम है, यदि तूने बहू के साथ किसी प्रकार की बात विवाद करने की कोशिश की तो तू हमारा मरा मुंह देखेगा। जा, अभी के भी बहू को लेकर जा। जब उसे यहाँ नहीं रहना है तो वो यहाँ नहीं रहेगी, लेकर जा, मैंने कहा। हाँ बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन भर साथ तुम्हारी पत्नी ही देगी, हम नहीं देंगे।
हमारा जीवन है ही कितने दिनों का। और हाँ, खबरदार, जो अब इस घर में आने की कोशिश की तो अपने शहर में ही रहो और शहर में ही संतुष्ट रहो। जब कभी दिल करेगा तो हमें बुला लेना, तो आ जाएंगे घंटे 2 घंटे के लिए घूमने। जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? चलो जाओ, ये लड़कियों की तरह रोना धोना बंद करो। ये है अविनाश, अविनाश और विकास, दोनों शारदा जी और परमानंद जी के बेटे हैं। शारदा जी का बड़ा बेटा विकास गांव में रहकर खेती किसानी करता था और अपने माता पिता की सेवा किया करता था। शारदा जी का छोटा बेटा अविनाश पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करने लगा था। शहर में ही उसे मीनाक्षी से प्रेम हो जाता है। मीनाक्षी और दोनों के परिवार की राजी खुशी से शादी हो जाती है। शादी हुआ 1 महीना हो गया था, शादी शहर में ही हुई थी। इस कारण से मीनाक्षी गांव नहीं आई थी। मीनाक्षी के सामने सारी शर्तें रख दी गई थी कि उसे समय समय पर गांव भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब 1 महीने बाद मीनाक्षी गांव आई तो उसने कलेश करना शुरू कर दिया। उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और घर के बड़े लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दी। मीनाक्षी बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी स्वभाव की महिला थी। इस कारण से उसकी ज्यादा किसी से बनती नहीं थी। अविनाश के माता पिता अविनाश को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण से उसका रिश्ता खराब हो। वो इसलिए अपने बेटे को डांट डपट कर शहर भेज देते हैं वापस। और अविनाश भी अपने माता पिता की कसम के आगे बंध गया था, इसलिए अविनाश भी चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। क्या कुछ सोचा था मैंने, और सब कुछ धरा की धरा रह गया। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है ये सब सोच सोच कर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब एक इंसान बेवकूफ है तो उसके साथ में सभी लोग बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। यहाँ बात हमारे बेटे के भविष्य की थी। अरे, यदि महीने भर के अंदर ही उसकी शादी टूट जाती तो लोग क्या कहते? बहू जाकर अपने मायके में बैठ जाती तो हमारे रिश्तेदार क्या कहते? कई किस्म की बातें करते, लोग उंगलियां उठाते। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोले या हमारे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोले। अब जो रिश्ता बंध गया है तो उसे किसी न किसी तरह निभाना ही है। और वैसे भी 1-2 दिन तो रहता ही हमारा बेटा यहाँ, ना भी रहेगा तो कोई बात नहीं, हमें मन लगेगा तो हम ही जाकर घंटे 2 घंटे के लिए घूम आएंगे। हाँ शारदा, हम भी बस यही चाहते हैं कि हमारे बहू बेटे दोनों बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें, उनका जीवन आनंदमय हो। बस हम यही दुआ करते हैं भगवान से। जान बची तो लाख हो पाए। अरे, उस घर से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। अरे, अच्छा ही हुआ, जो कुछ भी हुआ तो बढ़िया ही हुआ। घर वालों ने कम से कम मुझे उस घर से जैसे भी है निकाल तो दिया। अब मुझे उस गांव में कभी नहीं जाना पड़ेगा, ये तो तय है। और रही अविनाश की बात, तो अविनाश तो ऐसे ही मान जाएंगे। पति पत्नी का झगड़ा कोई झगड़ा थोड़ी ना होता है। 2-4 दिन अपसेट रहेंगे अविनाश, उसके बाद खुद ब खुद उनका मूड सही हो जाएगा। अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी तो खुद ब खुद अविनाश का मूड ठीक हो जाएगा। और वैसे भी सुनते हैं कि जो पत्नी भोजन अच्छा बनाती है उसका पति हमेशा उससे खुश रहता है। तो मैं भी अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर क्या है, अविनाश खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। हे भगवान, कैसे रहते होंगे लोग उस गांव में, उस घर में। हे भगवान, मुझे तो सोच सोच कर भी टेंशन हो रही है। वैसे घर के जितने भी लोग हैं सारे के सारे गवार हैं। मेरी जेठानी वो तो 1 नंबर की गवार है, गवार जाहिल। अरे, उसे किसी चीज की मैनर्स नहीं है। लगता है उसके माँ बाप ने उसे जरा भी तौर तरीका नहीं सिखाया। चली आई सीधे सरदम किसी के भी बेडरूम में। खैर, मुझे इन सब बातों से क्या करना है। मैं तो अपने पति को अच्छा स्वादिष्ट सा खाना बनाकर खिलाती हूँ जिससे वो मुझसे खुश हो जाए। अविनाश, अविनाश, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, चलो उठो। मुझे नहीं खाना है खाना। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ब खुद खा लूंगा। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ जाकर आराम करो। काम ही क्या है तुम्हारा। और ओहो अविनाश, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपके लिए इतने शौक से खाना बनाया है। देखिए, आपकी पसंद की भिंडी की सब्जी है और दाल है और गर्मा गर्म रोटी भी सेकी है। प्लीज अविनाश, उठ जाइए ना। मैंने कहा ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। अब तुम क्या यहाँ भी मेरे साथ कलेश करोगी कि तुम्हारा मन नहीं भरा मेरे माँ बाप के घर में कलेश करते हुए, जो यहाँ भी मेरे साथ कलेश करने लगी हो? कम से कम मुझे यहाँ तो शांति से रहने दो। ठीक है, तो ये रख दिया है मैंने खाना, जब भूख लगेगी तो खा लेना। यहाँ तो इंसान का भला करने का काम भी नहीं है, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसी वाली कहानी है। इसलिए जिसे जैसा लगता है वैसा करने दो। अरे, तुम्हें बोल भी कौन रहा है नेकी करने के लिए? तुम अपनी नेकी अपने पास ही रखो। बड़ी आई मेरे साथ नेकी करने वाली। अब भोजन की थाली लाकर सामने रखती है तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। खा लेता हूँ, खाने से भला कैसी नाराजगी। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। इस तरह धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। अविनाश और मीनाक्षी अब अच्छे से रहने लगे थे। अविनाश का गुस्सा भी शांत हो गया था। अविनाश, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। कैसी गुड न्यूज मीनाक्षी? बताओ क्या बात है? अविनाश, आप पापा बनने वाले हैं, मैं मम्मी बनने वाली हूँ।
क्या इतनी बड़ी खुशखबरी है? हाँ अविनाश, ये सच है कि आप पापा और मैं मम्मी बनने वाली हैं। चलो तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को फोन लगाकर उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को फोन लगाने की। मैं सबसे पहले इतनी बड़ी खुशखबरी अपने माँ बाप को सुनाऊंगी और अपने भैया भाभी को। हेलो मम्मी, बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सुनकर बहुत खुशी हुई। शुरू के 2-3-4 महीने बिल्कुल आराम से काम करना, ज्यादा भारी काम मत करना। इस समय पर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत ही ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है बेटा। शुरुआती महीने बहुत कठिन होते हैं। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ फिर। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। मैं भी मम्मी पापा को फोन लगाकर उन्हें गुड न्यूज दे देता हूँ। कितने खुश हो जाएंगे मम्मी पापा। हेलो बेटा, कैसा है तू? और मीनाक्षी बहू कैसी है? तुम दोनों अच्छे तो हो ना? हाँ मम्मी, हम लोग बहुत अच्छे हैं। मम्मी, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बेटा, एक साथ हमारे घर में 2-2 खुशियां आने वाली हैं। बेटा, तुम्हारी भाभी भी माँ बनने वाली है दोबारा से। क्या भाभी भी दोबारा से माँ बनने वाली हैं? बहुत बहुत बधाई हो माँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे घर में 2 नन्हे नन्हे मेहमानों का आगमन होने वाला है। अब हमारे घर में किलकारियां ही किलकारियां गूंजेंगी। तेरी पत्नी कहाँ इस गांव में अपने बच्चे को लेकर आएगी बेटा? जो औरत खुद गांव में नहीं रह सकती है तो दिन वो क्या अपने बच्चे को भेजेगी? गांव के लोगों से, गांव से तेरी पत्नी को बहुत नफरत है। क्यों नहीं जाएगी माँ, जरूर जाएगी वो गाँव, और उसे जाना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया, मैं अपने परिवार से अलग इस तरह नहीं रह सकता। अरे बेटा, भगवान के लिए तू शांत हो जा, वरना अभी बहू ने सुन लिया तो बेवजह ही तमाशा खड़ा हो जाएगा। ऐसी हालत में माँ को बहुत ही ज्यादा खुश रखना चाहिए। तू बहू को किसी भी प्रकार का टेंशन मत देना बेटा। ऐसी स्थिति में बहू को जितना हो सके उतना ज्यादा खुश रखना। वो जो बोलती है वो करना। ठीक है माँ, चलो ठीक है, फोन रखता हूँ मैं अब। बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के ऊपर हमेशा हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। तुम बस अपनी पत्नी को खुश रखो। हमारा क्या है, हम तो फोन में तुम्हारे हाल चाल पूछ लेते हैं, उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। तुम लोग खुश रहो तो हम भी खुश रहेंगे बेटा। और बस किसी भी प्रकार से बहू को खुश रखना, बहू को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत देना। ये मेरा तुमसे विनम्र निवेदन है। जी मम्मी, आपकी बातों को ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है मम्मी, फोन रखता हूँ। धीरे धीरे करके समय बीतता है और मीनाक्षी को 7वां महीना लग जाता है। मीनाक्षी को काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने मीनाक्षी को टोटल बेड रेस्ट बताया था, लेकिन मीनाक्षी के घर में काम करने वाला कोई भी नहीं था। काम वाली बाई जरूर लगाया था अविनाश ने, लेकिन काम वाली बाई अपना काम करके चली जाती थी। अब मीनाक्षी की जो छोटी मोटी जरूरतें थी उन्हें तो मीनाक्षी को खुद ही करना पड़ता था। उसमें भी मीनाक्षी असमर्थ थी। अब तो मैं अपने ही काम नहीं कर पा रही हूँ। कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे काम करने में। एक गिलास पानी तक निकाल कर पीने की हिम्मत नहीं होती है मुझे। जब तक अविनाश घर में रहते हैं तब तक कोई भी परेशानी नहीं होती है। सारा काम मेरा अविनाश करके दे देते हैं। काम वाली बाई घर का काम करके चली जाती है। अविनाश के जाने के बाद तो मैं एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज हो जाती हूँ। अविनाश ने पानी भी रख कर गया था, चाय भी रख कर गए थे, लेकिन अब मुझे प्यास इतनी ज्यादा लगती है, बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है। मुझे तो उठकर भी नहीं बनता है अकेले। एक व्यक्ति मेरी मदद के लिए चाहिए। जब तक एक व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा नहीं करता है तब तक मैं खड़े भी नहीं हो पाती हूँ। इतनी तकलीफ है मुझे। मुझे वॉशरूम भी जाना है, पेट में दर्द होने लगा है। अविनाश आते ही होंगे, अविनाश आएंगे तो मुझे पकड़कर वॉशरूम लेकर जाएंगे। अच्छा हुआ अविनाश आप आ गए, मुझे वॉशरूम जाना है। चलिए ना प्लीज, मुझे लेकर चलिए, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है मीनाक्षी, चलो। अविनाश, अब तो ऐसा लगने लगा है कि कितनी जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाती और मैं फ्री हो जाती। अब एक एक कदम चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम चले जाते हो उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ। अब तो मैं क्या ही बताऊँ। मीनाक्षी, ऑफिस जाना भी जरूरी है। यदि कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? तुम्हें तो पता है कि यदि मैं 2 दिन भी ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखो मीनाक्षी, अब तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी नजदीक आ रही है। तुम कहो तो मैं माँ को बुलवा लेता हूँ। माँ आ जाएंगी तो तुम्हारी अच्छे से सेवा जाप्ता हो जाएगी। वैसे भी भाभी की डिलीवरी हो चुकी है और भाभी की देखभाल करने के लिए उनकी मम्मी आ गई हैं। इसलिए माँ बोल रही थी कि यदि जरूरत हो तो मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं अविनाश, कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि गांव के गवार लोगों की परछाई में मेरे बच्चे पर पड़े। मैं खुद ही अकेले मैनेज कर लूंगी। तुम्हें इतने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ को। माँ ने मुझे मना किया है इसे किसी प्रकार का स्ट्रेस देने के लिए, इसलिए मैं शांत ही रहता हूँ तो ही ठीक है। वैसे ही इसकी स्थिति ठीक नहीं है। कल को यदि मेरी बातों से इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो सारा दोष मेरे ऊपर ही आ जाएगा और मेरे बच्चे की जान पर भी बन आएगी। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी मम्मी या अपनी भाभी को बुला लो, वो लोग आ जाएंगी तो कम से कम तुम्हें थोड़ी परेशानी नहीं होगी।
मैं तुम्हारी मम्मी को फोन लगाता हूँ। मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी मैं बोल रहा था कि थोड़े दिनों के लिए आप या भाभी जी कोई भी आ जाते। वो क्या है ना, मीनाक्षी को डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बताया है, इस कारण मीनाक्षी बेड पर ही रहती है। अब जितना काम मुझसे होता है मैं करके ऑफिस चला जाता हूँ, बाकी समय में मीनाक्षी को बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आप दोनों में से कोई भी आ जाइए 2-3 महीनों के लिए। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी से तो ऐसे ही काम नहीं होता है। और मैं मेरे तो ऐसे ही घुटने में तकलीफ रहती है, तो हम लोग तो नहीं आ सकते बेटा। एक काम करिए मम्मी, क्या महीने 2 महीने के लिए आप अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हैं? अपनी बहू की तो बहुत सेवा की है आपने। अरे बेटा बात वो नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि घर में कितना काम रहता है, मुझसे काम नहीं होता है और तेरी भाभी इतना काम कर नहीं सकती है, इसलिए बेटा मैं नहीं भेज सकती तेरी भाभी को। ठीक है बेटा, फोन रख, मैं मार्केट जा रही थी। जो आना चाहते हैं उन्हें तुम इस घर में बुलाना नहीं चाहती हो, और जो आना ही नहीं चाहते उन्हें बुला रही हो। अरे कौन सा माँ के हाथ में इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन करवा रही थी? सारे काम के लिए तो काम वाली बाई लगी थी। माँ को तो मुझे बस खाना पीना चाय पानी देना था और थोड़ी सी मेरी देखभाल करनी थी, इसके अलावा करना ही क्या काम था? महीने 2 महीने के लिए मेरे साथ रह ही जाती मम्मी तो क्या चला जाता। देख ली मैंने आज मम्मी को भी। आज समझ गई हूँ मैं कि सुख के सब साथी दुख के न कोई। जब आज मेरे ऊपर मुसीबत है, मुझे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब माँ स्वार्थी हो गई है। अरे इतनी भी ज्यादा माँ के घुटनों में तकलीफ नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकती हैं। घर में रहकर तो कितना काम करती हैं, अचानक से माँ के घुटने में कैसे तकलीफ होने लगी। मीनाक्षी को इस बात से बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि उसकी माँ ने आने के लिए मना कर दिया। अब मीनाक्षी धीरे धीरे करके करती ही थी अपना काम। अब मीनाक्षी का 9वां महीना लग चुका था। एक दिन मीनाक्षी अविनाश की गैर मौजूदगी में बाथरूम जाती है और वहीं उसका पैर स्लिप हो जाता है। जैसे तैसे मीनाक्षी अपने पति अविनाश को फोन लगाती है। अविनाश तुरंत आता है और मीनाक्षी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पता चलता है कि गिरने के कारण मीनाक्षी का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया है। बेटा कब तक रोएगी? रोना बंद कर, जो किस्मत में होता है वही होता है। माँ, मीनाक्षी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि मीनाक्षी गिरने के कारण। क्या बात कर रहा है बेटा? अब मीनाक्षी बहू कभी माँ नहीं बन पाएगी? हाँ माँ, मीनाक्षी कभी माँ नहीं बन पाएगी। भगवान अब हमें कभी संतान का सुख नहीं दे पाएंगे। माँ, क्या क्या सपने संजोए थे हमने। देवर जी, यदि आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपना बेटा मीनाक्षी को सौंपती हूँ। वैसे भी भगवान ने मेरी पहले ही गोद भर दी है। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? कोई औरत अपना बच्चा कैसे किसी दूसरे को सौंप सकती है? भाभी। देवर जी, आप लोग कोई दूसरे थोड़ी ना हो, मेरे अपने ही हो। ये बच्चा आखिर अपने घर पर ही रहेगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं दीदी। इतना सब होने के बाद भी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, अपने बेटे को मुझे दे रही हैं। मैं बता भी नहीं सकती दीदी कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपको कितना कुछ सुनाया। मैं यहाँ तक कि अपनी प्रेगनेंसी की कंडीशन में आप लोगों की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने हमेशा आप लोगों से नफरत की। आप लोगों के प्रति मेरे मन में द्वेष भाव ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था दीदी कि आप लोग इतने अच्छे हैं। मैं बहुत गलत थी, मेरी सोच ही गलत थी। मीनाक्षी, कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान गलत नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को गलत बनना पड़ता है। तुम इस तरह निराश मत हो। धन्य है भाभी, आप धन्य है। इतना बड़ा एहसान मत करिए दीदी मेरे ऊपर, मैं इस लायक नहीं हूँ। शायद ये सब मेरे कर्मों का ही दंड मिला है मुझे। जो कुछ मैं आज भोग रही हूँ ये सब मेरे कर्मों का ही दंड है। मैं तो आपके सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं हूँ, आपसे नजरें मिलाकर बात करने के लायक भी नहीं हूँ दीदी। अरे पागल, ऐसा क्यों बोल रही है? तू मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तुझे एक देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। जिस तरह मेरी छोटी बहन जिद्दी है, उसी तरह तू भी जिद्दी है। तू परेशान मत हो, ये ले, अपने इस बच्चे को संभाल। आपने मेरी उजड़ी हुई गोद भरकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है दीदी, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगी। मीनाक्षी की जेठानी मीनाक्षी की गोद में अपना बच्चा डाल देती है और मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।